हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कितनी जमीन को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, कितनी जमीन। दो बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह यानी शादी कस्बे में हुई थी एक सौदागर के साथ, जबकि छोटी बहन देहात यानी गांव में किसान के घर उसका विवाह हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर पर आकर अपने शहर के जीवन के बारे में तारीफें करने लगती है। कहती है, देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट बाट, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। वह शहरी जीवन की बढ़ाई करती है। छोटी बहन को यह बात बुरी लग गई और वह कहती है, मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी भी नहीं करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं, लेकिन हमें चिंता फिक्र तो नहीं है। हम किसी भी बात से चिंतित नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसकी उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। किसान को मेहनत करनी पड़ती है, उससे तंदुरुस्ती यानी सेहत भी बनी हुई रहती है। छोटी बहन का पति दीना ओसरे में बैठे औरतों की बातें सुन रहा था। ओसरा यानी बरामदे में बैठे यह सब बातें दोनों बहनों की सुन रहा होता है। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, बात आई गई हो गई यानी बात बीत गई। एक दिन दीना अपने घर के ओसरे में बैठा हुआ था। एक सौदागर यानी व्यापारी उधर से गुजरता हुआ उसके घर पर आया और कहने लगा कि दरिया के किनारे कोलों की बस्ती है, वहां पर जमीन बहुत उम्दा यानी बहुत अच्छी है। दीना के मन में भी अभिलाषा यानी इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा कि यहाँ तंग सकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूं, जबकि दूसरी जगह मौका खुला हुआ है। यहाँ की जमीन घर बार बेचाकर नगदी बनाकर वहीं क्यों न पहुंचूं और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करके देखूं। उसके मन में लालच आ जाता है। उसने अपनी तैयारी शुरू कर ली और अपनी पत्नी से कहा कि घर कोई देखभाल करना, और खुद एक नौकर के साथ में यात्रा के लिए चल दिया। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहारों की अन्य चीजें उसने खरीदी। 7वें रोज वह कोल लोगों की बस्ती में जाकर पहुंचा, यानी काफी दूर था, इसीलिए वह 7 दिनों बाद कोल लोगों के पास पहुंच जाता है। उसने देखा कि सौदागरों ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, वह भी सब खाली। दीना को देखते ही वे लोग अपने तंबुओं यानी टेंट से बाहर आए और उसकी चारों ओर जमघट यानी चारों ओर उसको घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिया यानी दोनों तरफ की भाषा को जानने वाला के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन खरीदने के लिए आया है। वे लोग बहुत खुश हुए, बड़ी आव भगत हुई, यानी उसका बहुत आदर सत्कार वहां पर हुआ। उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में वो लोग ले गए, उसे पीने के लिए चाय दी। दीना ने भी अपने पास से जो भेंट थी वो भेंट जाने वाली चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी। कोल लोग बहुत खुश थे। कोल एक जाति विशेष का नाम है। फिर दुभाषिये से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिये ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से बहुत खुश हैं। बताइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको पसंद है, ताकि हम उसी को आपकी खातिर कर सके। दीना ने जवाब दिया, जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूं वह है
आपकी जमीन, हमारे यहाँ जमीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है, यानी जमीन वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है और यह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती पर नहीं देखी। तो भाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर बाद में वे आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल रही थी कि एक बालदार टोपी पहने उनका सरदार यानी मुखिया वहां पर आ जाता है। सब चुप होकर उसके सम्मान में यानी आदर के लिए खड़े हो जाते हैं। दुभाषिया कहता है कि यही है हमारे सरदार। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का डिब्बा तथा अन्य चीजें सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर बैठ गया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों को जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा यानी कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जमीन की कोई कमी नहीं है, तुम जितनी चाहे जमीन ले लो। दीना ने सोचा, मैं चाहे जितनी जमीन कैसे ले लूं? पक्का करने के लिए दस्तावेज यानी कागजी कार्यवाही वगैरह भी तो होनी चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया है तुम्हारी पीछे, वैसे ही उसे ये ले भी सकते हैं। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस जमीन का कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ पर एक मुंशी जी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री भी आपकी हो जाएगी, यानी आपका कागजी कार्रवाई हम पक्की करवा देंगे, ऐसा वह सरदार कहता है। अब दीना कहता है, कीमत और दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, यह सरदार कहता है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझ नहीं पाता और कहता है, दिन का यह कैसा हिसाब है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमें नहीं आता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर का 1000 रुपए। यानी क्या कीमत थी कि 1000 रुपए आप यहाँ पर रखिए और इस जमीन को आप अपने पैरों से चलकर नाप लीजिए। जितनी दूरी तक आप जाएंगे वो पूरी दूरी तक आपकी नापी गई जमीन आपकी हो जाएगी। दीना अचरज में पड़ गया। एक दिन तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है, दीना अपने मन में यह सोचने लगता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह नहीं आए जहां से चले थे तो कीमत जब्त यानी ले ली जाएगी। अब क्या शर्त थी सरदार की कि जिस जगह से आप चलोगे उस जगह पर आपको शाम तक लौट के आना होगा। यदि आप उस जगह तक नहीं आ पाए तो आपकी जो कीमत, आपने जो 1000 रुपए दिए हैं वह नष्ट हो जाएंगे। दीना बहुत खुश हो गया। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप यानी बातचीत हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो था पर उसे नींद नहीं आई। वह रह रहकर जमीन के बारे में ही सोच रहा था। दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो सवेरा यानी सुबह होने वाली थी। वह खड़ा हुआ और बोर गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया, कहा कि गाड़ी तैयार करो, और खुद को लोगों को बुलाने के लिए चल दिया। और वहां जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए।
को लोग तैयार हो गए और सब चल दिए। दीना ने फावड़ा रख लिया। खुले मैदान में जब पहुंचे तब तड़का फूट रहा था, मतलब सवेरा हो रहा था। पास ही एक ऊंची टेकरी यानी ऊंची पहाड़ी, ऊंचा टीला था। पार खुला खुला मैदान। टेकरी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक नजर जाती है वहां तक हम लोगों की ही जमीन है। उससे में से जितनी तुम चाहे वह ले लो। दीना की आंखें चमक उठी, यानी दीना के अंदर लालच आ गया। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर यानी जमीन पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यानी यहां से तुम्हें अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है और यहीं पर आपको लौटकर आना है। चलो और यहीं आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वह तुम्हारी होगी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार दिया और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें यानी बाहें ऊपर चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त यानी पानी का इंतजाम किया। अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को वह तैयार खड़ा हो गया। थोड़े ही क्षण यानी कुछ क्षणों सोचता रहा कि किस तरफ से चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का उसे लालच आ रहा था। वो सोच रहा था मैं कहां से चलना प्रारंभ करूं, लेकिन उसे लालच की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि ठंड ठंड तो रास्ता अच्छा पार हो जाएगा। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चलने लगा। शुरू में वह धीरे चला और न तेज, यानी वह मध्यम गति से चल रहा था। 1001 गज चलने पर वह ठहर गया। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी की आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में अब फुर्ती यानी तेजी आ गई थी। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा भी उसने खोद दिया। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप टेकड़ी पर साफ नजर आ रही थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ ही गया था। धूप में ताप आता था, यानी धूप में गर्माहट आ रही थी। कुर्ते पर से वास्कट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली। वास्कट यानी कोटी उतार कर कंधे पर डाल ली। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए, यानी धोती में लगा लिए और बढ़ गया। अब चलना आसान नहीं था। सोचा, अभी 1 मील तो और चल लूं, तब दूसरी दिशा में लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, यानी कितनी अच्छी जगह है। इसे हाथ से कैसे जाने की हिमाकत कर सकता हूं, यानी इसे जमीन को हाथ से निकल जाने की गलती मैं कैसे कर सकता हूं। जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है, यह दीना सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह सीधा चल पड़ा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ रही थी, यानी अब दूरी काफी हो गई थी और उस पर आदमी रेंगती हुई चींटी जैसे मालूम हो रहे थे। वहां धूप पर में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिखाई पड़ रहा था। दीना ने अपने मन में सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूं, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। बहुत पसीना आ रहा था और उसे प्यास भी लग गई थी। वहां ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास के ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधी बाईं तरफ वह मुड़ गया। आगे चलता ही गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा तो सिर पर दोपहर आ गई थी, यानी आधा दिन अब हो चुका था। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ उसने पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे वह बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी यानी तेज हो रही थी।
सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घर की है, आराम जिंदगी भर का है। दीना सोचता है, इस गर्मी से मैं बचूं या फिर थोड़ी सी तकलीफ को झेल लूं। यदि मैं तकलीफ झेल लूंगा तो जिंदगी भर में आराम उठाऊंगा। उसके मन में यह बात आ गई। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहां ऐसी पटासन उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप लिया और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकरी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम लगी। उस कपकपी के धुंधकारे में से वह टेकरी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ रही थी, यानी अब वह टेकरी से बहुत दूर आ गया था। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप ली हैं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ की ओर चल पड़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर लगा चुका था, यानी आधे से ज्यादा दिन हो चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, मेरी जमीन एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी ही सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है, यह सोचकर दीना तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसकी सीध में चलने लगा। नाक की सीध वह टेकड़ी की तरफ चला। धूप सत ले चुकी थी, यानी धूप उसकी एनर्जी थी, जो शक्ति थी उसको चूस चुकी थी, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब देने लग गई थी। जरा आराम करने का उसका मन हुआ आराम करने का, लेकिन वह कैसे हो सकता था? आराम वह कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अब सूरज छुपने का समय हो गया था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच आने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने इतने पैर क्यों पसारे, यानी मैं इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? अगर कहीं मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम तो अभी बहुत दूर था, यानी मंजिल अभी बहुत भी दूर थी। सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जीत तोड़ के चलने लगा। चलने में उसकी सांस फूल रही थी और उसे कठिनाई हो रही थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता ही जा रहा था। वह बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जगह अब भी दूर बनी हुई थी। यह देख उसने अब दौड़ना भागना शुरू कर दिया। कंधे से वास्कट फेंक दी, जूते दूर हटा दिए, टोपी अलग की, बस हाथ में निशान लगाने के लिए हल्का सा फावड़ा उसने रखा था। रह रहकर वह यह सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब वह चिंतित हो रहा था कि वो निश्चित जगह पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। बना काम बिगड़ा जा रहा था। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा, यह दीना सोच रहा था। इस सोच में और डर के कारण वह हांफने लग जाता है। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपक रही थी, पसीने से धोती गीली हो गई। मुंह सूख रहा था, यानी उसे प्यास लग रही थी, लेकिन फिर भी वह भागता ही जा रहा था। छाती उसकी लोहार की धोगनी की तरह चल रही थी, यानी उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उधर टांगे उसकी बेबसी हो गई थी। दीना को डर लगा कि थकान के मारे वह गिरकर कहीं ढेर न हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। वे जोर जोर से उसे बुला रहे थे। इन आवाजों से उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटकर, यानी जितनी भी उसके अंदर ताकत थी वह उसको समेटकर दौड़ने लग जाता है। सूरज धरती से लगा जा रहा था, यानी सूर्यास्त होने वाला था।
तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा दिख रहा था, यानी सूरज बहुत बड़ा और लाल नजर आ रहा था। अब वह डूबा, अब डूबा। सूरज बहुत नीचा था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ गया था। टेकरी पर हाथ हिला कर बढ़ावा देते कुल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी उसे दिखने लगी थी, जिस पर उसने अपनी रकम यानी 1,000 रुपए रखे थे। वहां बैठा सरदार भी दीना को दिखाई देने लगा। दीना ने हसरत भरी निगाहों से, इच्छा वाली निगाहों से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुली अपनी शक्ति के आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे अब उसकी साथ न दे रही हो। टेकरी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छुप गया था। उसके मुंह से चीख निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अभी भी दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि सूरज अभी भी छुपा नहीं। फिर भी मुझको दिखाई नहीं दिखा। यह सोचकर उसने लंबी सांस ली और टेकड़ी पर आंखें मूंद कर यानी आंख बंद कर कर वह दौड़ने लग गया। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने रखी टोपी देखी। बराबर सरदार वही पेट पकड़े हंस रहा था। सरदार इसलिए हंस रहा था क्योंकि वह दीना का लालच और दीना की हालत देखकर। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे गिरा और उसके हाथ टोपी पर जा गए। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़कर आता है और उसके मालिक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना अब मर चुका था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा लालच कर ली, वो इतनी ज्यादा जमीन नापी कि उसका वहां तक आते आते या तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया या उसे हार्ट अटैक हो गया। कुल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र वहां पर खोदी, जिसमें दीना को लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन ही उसे काफी हुई थी। इस पाठ के रचयिता है लियो टॉल्स्टॉय। अब इस पाठ की समाप्ति पर आइए इसकी शब्दार्थ को देखते हैं। विवाह अर्थात शादी, सौदागर अर्थात व्यापारी, तंदुरुस्ती अर्थात सेहत, ओसरा यानी बरामदा, कोल यानी एक विशेष जाति, उम्दा बढ़िया, अभिलाषा इच्छा, दरिया नदी, जमघट यानी भीड़ लगाना, दुभाषिया यानी 2 भाषाओं को जानने वाला या 2 भाषाओं को बोलने वाला, आव भगत यानी खातिरदारी सत्कार, सरदार यानी मुखिया, दस्तावेज कानूनी कागज, तड़का फूटना यानी सुबह होना, टेकड़ी यानी पहाड़ी, बंदोबस्त अर्थात इंतजाम, वास्कट यानी बिना आस्तीन की कुर्ती, हिमाकत यानी मूर्खता, मुकाम अर्थात मंजिल, सत यानी शक्ति और मालदार अर्थात धनी। अब है इस पाठ के अभ्यास कार्य। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क, छोटी बहन का विवाह किससे हुआ था? छोटी बहन का विवाह ग्रामीण गांव में एक किसान से हुआ था। ख, सौदागर ने दीना को क्या बताया? सौदागर ने दरिया के पास कोल जाति के लोगों की जमीन के बारे में बताया। ग, दीना ने कोलों के सरदार को क्या उपहार दिया? दीना ने कोल जाति के लोगों को चाय का डब्बा और एक लबादर निकाल के दिया। दीना का कौन सा काम बिगड़ता जा रहा था? जब दीना निश्चित अवधि में
उस टोपी तक नहीं पहुंच पा रहा था तो वह उसकी जमीन उसको नहीं मिलती, यह कार्य उसका बिगड़ा जा रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने क्या किया? यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने धोती कसी, रोटी ली और अपनी पानी का बंदोबस्त कर लिया। हाथ में उसने एक फावड़ा लिया निशान लगाने के लिए। ख, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार को क्या कहा? जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार को कहा कि यदि मैं इस जमीन को ले लूं तो इसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगी या नहीं। दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? दीना को रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके मन में जमीन को देखकर लालच आ गया था। वह उस जमीन को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाह रहा था, अतः जमीन के लालच में उसे रात भर नींद नहीं आई। सरदार पेड़ पकड़कर क्यों हंस रहा था? सरदार पेट पकड़कर इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसको दीना की दयनीयता और उसके लालच पर हंसी आ रही थी। ड, दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा था? दीना दरिया किनारे बसने की इसीलिए सोच रहा था क्योंकि वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी तथा गांव में जमीन सकरी सी जमीन में वह रह रहा था। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, छोटी बहू का पति दीना ओसरे में बैठा था। ख, दरिया के पास जमीन थी। ग, मैंने तो अपनी आंखों से यहां जैसी धरती कहीं नहीं देखी। रिक्त स्थान से वह अभी दूर था। अब रिक्त स्थान छिपने से पहले वहां कैसे पहुंचूंगा? प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, बड़ी बहन का विवाह गांव में हुआ था। नहीं। कोल जमीन की कीमत नहीं लेते थे। गलत। दीना के नंगे पैर जगह जगह से कट और हिल गए थे, छिल गए थे। जी हाँ। कोल लोग दीना को जोर जोर से बुला रहे थे। जी हाँ। दीना के नौकर ने दीना की कब्र खोदी। जी हाँ। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक रिक्त स्थान से हुआ था। किसान से, सौदागर से, सेठ से या सैनिक से? सौदागर से। दूसरा, छोटी बहन के पति का नाम था गोपी, रामू, दीना या गगन? दीना। तीसरा, दरिया किनारे बस्ती थी, किसानों की, कोलों की, जमींदारों की या इनमें से कोई नहीं? कोलों की। चौथा, किसने सौदागर से बात की? दीना ने, कोल लोगों ने, दीना के नौकर ने या इनमें से कोई नहीं? दीना ने। पांचवा, कौन सी बहन शहरी जीवन की तारीफ कर रही थी? बड़ी, छोटी या बड़ी बहन, छोटी बहन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बड़ी बहन। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ कितनी जमीन समाप्त होता है और हमें सीख देता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। तो यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।